बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में रहने वाले मेरे नाजरीन, मेरे देखने वाले, मेरे जानने वालों को फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से नवाज़ भुट्टो का दिल की गहराइयों से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से, शफ़क़त से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, वो एक फ़िल्म आई थी। फ़िल्म इंतहाई अहम थी नाना पाटेकर की कि उनको शायद गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो मच्छर रात को उन्हें सोने नहीं देते। तो उस पर जो है वो एक बंदा जो मच्छर को मारने के लिए जिस तरह वो यूं करके ताली मार बजा के बीच में मच्छर को मारते हैं, तो उस पर नाना पाटेकर कहता है कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। उसमें एक दो लाइनें थी, कमाल की थी कि गिरो तो उस पर्वत की तरह और गिरो तो उस झरने की तरह जो पर्वत से गिरकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता। लेकिन अफसोस कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ जब भी कोई गिरता है तो सीधा कीचड़ में और गंदगी के ढेर पे गिरता है। नाज़रीन, ये बात मैंने जानबूझ के की है और बिल्कुल सोच समझ के की है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस बदतरीन बहरान का शिकार है, यानी वो चाहे सियासी हो या मुआशी हो, यानी जिस सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उसका सबब साला एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के साले एक फैसले ने हमारे पूरे मुल्क के मुआशी निज़ाम को ऐसी दलदल में धकेल दिया है जहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा। उस साले एक फैसले ने, साला सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसमें उन्होंने जो है वो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की हवाले से जो रूलिंग थी, उस पर 63A की जो हवाले से जो शिक है आइन की, उसको रीराइट करने के अमल ने पूरे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को तबाह करके रख दिया। उस साले एक फैसले ने मुल्क में ऐसा सियासी हिजान बर्पा किया है कि मुल्क संभलने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के उस एक फैसले ने, मुझे हैरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पे नादिम भी नहीं होती, पशेमान भी नहीं होती। और आज अगर उस वक्त जो है वो रन ऑफ इलेक्शन में कामयाब होने वाले जो है वो हमजा शहबाज को वजीर आला रहने दिया जाता और अपनी मर्जी के यानी इमरान खान को नवाजने के लिए या इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए आइन को रीराइट करते हुए चौधरी परवेज इलाही को पंजाब पर मुसल्लत न कर दिया गया होता, तो यकीनन आज जहां पे हम खड़े हैं यहाँ ना खड़े होते। उस एक फैसले ने पूरे मुल्क की तारीख बदल दी। उस एक फैसले ने पूरे मुल्क के सियासी कल्चर को तबाह करके रख दिया। उस एक फैसले ने पूरे पाकिस्तान की मईशत को एक बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा दिया। सीधी बात यह है। नाज़रीन, आपको मैंने जिस तरह इससे पहले वाले व्लॉग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो हमारे मुल्क के जो जजेस और जनरल्स हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान आज यहाँ पर पहुंचा है। जिस तरह मैंने कहा, ये एक फैसला नहीं है। हम कहाँ से शुरू करें? यानी इतने एक गलत फैसलों की तारीख है कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा होना चाहिए, नादिम होना चाहिए, पशेमान होना चाहिए, क्योंकि यही वो फैसले हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज माशी दलदल में धंस चुका है। नाजरीन, आपको पता है कि ये जो जजेस और जो जर्नल्स होते हैं, इनको पेंशन कितनी मिलती है? नाजरीन, आपको ये सुन के हैरत होगी कि इनको 10 लाख रुपए माहाना पेंशन मिलती है रिटायरमेंट पे, और 3000 बिजली के यूनिट मिलते हैं, तो और जो है वो पेट्रोल 300 लीटर मिलता है इन्हें, और जो है वो इनको फोन कॉल्स के लिए 300 मिनट यानी 3000 मिनट्स मिलते हैं। यानी इनको आप अंदाजा करें कि जो है वो एक हद होती है। ये मामला सिर्फ जनरल्स का नहीं है, इसी तरह जजेस को भी इसी तरह मराद दी जाती हैं, इतनी मराद दी जाती हैं। अगर आप काउंट करें, यानी अगर आप देखें तो जो अपना रिटायर्ड फौजी अफसरान, आला अफसरान से लेकर नीचे तक जो मराद, पेंशन और ये जो इतनी सारी अयाशियां कर रहे हैं, वो उनको अगर आप काउंट करें तो अरबों रुपए बनते हैं, अरबों रुपए। जिस तरह नाजरीन याद है ना आपको, मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था कि हशर ये है हमारे मुल्क का कि हम कहाँ खड़े हैं। ये सोचने की बात होती है, लेकिन अफसोस है कि हम सोचते नहीं हैं। हम सिर्फ बस रेवड़ की तरह चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम आदाद शुमार जो मुझे मौसूल हुए हैं, उससे मैंने एक अंदाज़ा लगाया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ,
کہ سگریٹ کی غیر قانونی فروخت پر پاکستان کو یعنی پاکستانی معیشت کو سالانہ 80 ارب روپے کا نقصان پہنچتا ہے، اور جو چائے غیر قانونی طور پر درآمد ہوتی ہے وہ الگ ہے، اور دیگر چیزیں جو غیر قانونی طور پر آتی ہیں وہ الگ ہیں۔ اشرافیہ کو سالانہ 2660 ارب روپے سے نوازا جاتا ہے، یعنی حیرت ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو 400 ارب روپے کی گیس چوری کرتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو 900 ارب روپے کی بجلی چوری کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پی آئی اے کو سالانہ 60 ارب روپے ادا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ پھر بھی ہمیں خسارہ ہی ملتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ریلوے کو بھی ہم تقریباً 50 ارب روپے دیتے ہیں، اور وہاں سے بھی ہمیں خسارہ ملتا ہے۔ لیکن میں کہہ کر تھک چکا ہوں کہ پاکستان اسٹیل جیسے سفید ہاتھی اور یہ جو گیس اور بجلی کے معاملات ہیں یہ، اور جس طرح پی آئی اے کے معاملات ہیں، ان کو پرائیویٹ کیوں نہیں کر دیا جاتا، یا ان کو فروخت کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ اگر فروخت کر دیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ ججز کی، کچھ جرنیلز کی، کچھ اعلیٰ افسران کی، کچھ پی آئی اے کے افسران کی مراعات ہی ختم ہوں گی نا، لیکن ملک تو بچ جائے گا۔ لیکن ایسی کوئی پالیسی اس وقت نظر نہیں آ رہی، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں مقیم ایک شخص ہے، کوئی میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، اور ایک کوئی اور بھی ہیں، کوئی مہدی شاہ، وہ ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایسے عمرانڈو ہیں کہ ان کو عمران کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور عمران خان کے عشق میں ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح عادل راجہ نے گزشتہ روز ایک ٹویٹ کیا تھا، میں اس پہ پروگرام کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کو لائٹر نوٹ پہ لیا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہو جائے گا۔ عادل راجہ نے کہا ہے کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے قتل کا نیا پلان منظور کر دیا ہے۔ حیران کن بات ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو شاید تبدیل کر دیا جائے، مگر میجر جنرل فیصل نصیر، جس کو یہ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، اور اس کی ٹیم کام کرتی رہے گی۔ عاصم منیر پر اپنی تعیناتی کے لیے کیے گئے وعدے نبھانے کا شدید پریشر ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بھی ٹویٹ کسی کا رپلائی دیا ہے، اس میں کہا ہے کہ عاصم منیر پر اپنی غیر قانونی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ کیے گئے وعدے نبھانے کا شدید پریشر ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی کس لحاظ سے غیر قانونی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، لیکن اسی وجہ سے جو ہے وہ جو لندن پولیس نے اس کا ایکشن لیا ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے عاصم اس کو جو عادل راجہ کو طلب کر لیا ہے، اور یہ لیٹر بھی جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، میں اس سے پہلے کہ کسی اور طرف جاؤں، پہلے میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے پاگلوں اور ننگے لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ جیسے تقریباً مجھے حریم شاہی نظر آتے ہیں، یعنی اتنے گندے اور ننگے لوگ ہیں کہ ان کو بدتمیزی کرنا، بدتہذیبی کرنا، گالم گلوچ، گندگی ان کے نس نس میں بھری ہوئی ہے۔ ایک معروف صحافی ہیں، خاتون ہیں، آسما شیرازی، جو کتاب کی رائٹر بھی ہیں، جو ایک بڑے چینل پہ ایک مہذبانہ انداز میں آتی ہیں، مخاطب ہوتی ہیں، اور ان کا انداز بیان انتہائی مہذبانہ ہے، لیکن ان کے الفاظ، ان کی ٹویٹس پی ٹی آئی کی خواتین کو یا پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کو چبھتی ہیں۔ ذرا یہ الفاظ ہیں، یہ ذرا آپ دیکھ تو لیں کہ کیا یہ جو الفاظ ہیں کیا مطلب کوئی ایک سیاسی کارکنوں کے ہیں، یا کن شریف لوگوں کے ہیں، یا شرافت جو اس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے جو ہے وہ معاملات، مطلب یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سر سے پاؤں تک گندگی میں ڈوبے ہوں۔ تو بہرحال جو ہے وہ آسما شیرازی کے حوالے سے یہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت سچویشن بہت عجیب ہو چکی ہے، اور جب سے جو ہے وہ مبینہ طور پر فواد چودھری کی اور ان کے بھائی فیصل چودھری کی آڈیو لیک ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرکوں کی بھرمار ہے، اور ٹرکیں ہی ٹرکیں ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، جلسوں میں ٹرکیں، پولیٹیکل ورکرز کے ہاتھوں میں ٹرکیں،
खिलौने ट्रकें, यानी जैसे ट्रक बेचारी जो कल तक एक भूली बिसरी दास्तान बन गई थी, आज फवाद चौधरी ने उस ट्रक को, नाज़रीन ये याद रहे कि यहाँ पर ट्रक का मतलब होता है 1 करोड़ रुपया। जिस तरह हमारे यहाँ जो हमारे मतलब ये जो अंडरवर्ल्ड होती है, वहाँ पर जो वो एक पेटी और एक खोखा, पेटी का मतलब मेरे ख्याल में लाख है या कितने, और एक खोखे का मतलब 1 करोड़ रुपया होता है। तो इसी तरह इस ट्रक का मतलब भी 1 करोड़ रुपया होता है। और ये 1 करोड़ रुपया, यानी ये जो ट्रक है, ये ट्रक इन्होंने जी भेजा है मुबैना तौर पर मज़ाहिर अली नकवी के लिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा है। अब मज़ाहिर अली नकवी तो गए फंस, अब वो वहां से उठाएं तो उठाएं कैसे, अब वो ट्रक कैसे ले जाएं, ये इनके लिए बड़ा जो है वो परेशानी का सबब बन गया है। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम IMF के नरगे में फंस चुके हैं, फंसते जा रहे हैं और बहुत बुरे फंसते जा रहे हैं। और डिफॉल्ट की तलवार सर के करीब है, बिल्कुल करीब आ जाती है, फिर थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। चाइना ने दुनिया को हमारी मदद के लिए अपील कर दी है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास अपने पास कोई पॉलिसी नहीं है। अपने इदारों को, वो जो हम पे बोझ बने हुए हैं, उनको प्राइवेटाइज करने के लिए, उनको फरोख्त करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पॉलिसी है तो धड़ाधड़ टैक्सेस की है, अगर पॉलिसी है तो गरीब को मारने की है। हत्ता कि कहा जाता है कि ये इसका असर अमीर पे पड़ेगा, तो अमीर पे कहाँ पड़ेगा। हैरत IMF पे होती है कि जी जो अफगान बॉर्डर पे, हैरत IMF पे होती है, मतलब जो अफगान बॉर्डर पे जो डॉलर का रेट है, वो यहाँ पे आप इंटरबैंक डॉलर रेट भी वही करें। मतलब अगर हम वो डॉलर रेट करते हैं तो फिर यूं समझ लें कि हमसे सांस लेने का हक भी छीन लिया जाएगा। और मेरे ख्याल में IMF अमेरिका और इसराइल के इशारे पर पाकिस्तान की सांसें बंद करना चाह रहा है, पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें हथियाने की कोशिश में है, और बहुत सारी पाबंदियां हम पर लगने वाली हैं। और मुझे तो लगता है कि हमारे मुंह पर भी एक मीटर लगेगा कि हम कितनी सांसें ले रहे हैं, और फिर उस हिसाब से हमें उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान में जीना दिन ब दिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। अब देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत, जिसको बड़ा शौक था, इनके दिमागों में कीड़े बैठ गए थे, वो मौलाना फजल रहमान आके जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था जी, वो खिजां जाए बाहर आए ना आए। अब ये खिजां रुक गई है। मौलाना साहब अब जरा थोड़ा सा करें ना कुछ। अब कहाँ गई आपकी फहम फरासत, कहाँ गई आपकी वसील नजरी, कहाँ गई आपकी जो है वो सियासत पे गिरफ्त, कहाँ गई जो है वो जरदारी की डॉक्ट्राइन, कहाँ गया जो है वो मुआशी जो है वो एक्सपर्ट्स आपकी जो टीमों में थे, वो कहाँ हैं, कहाँ हैं इस वक्त, आप मुझे बता दें। बड़ा शौक था आप लोगों को हुकूमत लेने का, बड़ा शौक था इक़्तिदार में आने का, हम भी जाएंगे जी इक़्तिदार में और हम ये करेंगे, और मरे हुए घोड़े को आपने जिंदा कर दिया। और आज झेलें, आप तो झेलें, आप तो झेल ही रहे हैं, आपके झेलने की सजा हमें भी मिली है, हम भी झेल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब लोग आपके साथ जो हशर करेंगे, यानी ओवरऑल इत्तेहादी हुकूमत जो है, अगर ये पंजाब में और KP में इंतखाबात होते हैं तो उसके नतायज आपको मिल जाएंगे, जिस तरह राजनपुर में मिले थे। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।